जय हिंद दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए फ्रंटियन एकेडमी की तरफ से श्रृंखला 11th क्लास की हमारी चल रही है। 11th क्लास कहने का मतलब ये एनसीईआरटी बेस्ड हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हमने 11th क्लास को उठाया है। इसमें हमें फेडरलिज्म के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, फेडरलिज्म होता क्या है? संघवाद कहता है। संघवाद का मतलब होता है, आप सीधा अगर खुद से कॉमन सेंस की बात करेंगे तो संघ मतलब हम साथ साथ हैं। देख लीजिएगा, संघ का मतलब कुछ चीजों का यूनाइट होना। यूनाइट होना, अगर कोई यूनिटी होती है, अगर मान के चलिए कोई यूनिटी है, ठीक है, यूनिट है, अगर वह यूनाइटेड, अगर हम बात करते हैं जैसे अमेरिका हुआ, ठीक है, संघ है, ये यूनाइटेड, हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट। तो उसी तरह से ये अगर मान के चलो कि अगर कुछ समूहों का, कुछ ग्रुप का, कुछ स्टेट का, कुछ देश का अगर आपस में अगर इकट्ठा हो रहा है, कुछ देश, कुछ समूह, कुछ यूनिटी अगर आपस में इकट्ठा होकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, तो संघ का जब निर्माण हुआ तो उससे एक वाद बना, जिसके कारण से आप संघवाद शब्द का देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी और विशेष करके भारत के ऊपर ही रहेंगे, हम भारत से भटकेंगे नहीं। देखिएगा, पहले तो सरकार के स्तर की अगर हम बात करते हैं, दो स्तर की होती है। अगर दो स्तर की होती है तो एक ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए एक हो, ओवरऑल होल होल के लिए एक गवर्नमेंट होती है। जैसे संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है। भारत में हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, इससे पहले हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आसान होगी कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यह सब के अपने अपने क्षेत्र है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, यह सब के अपने अपने क्षेत्र है। तो उसी तरह से आज हम बात करते हैं, तो भारत जैसे संघ है, मान के चलिए यह सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है, जरूरत क्यों पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट की? आपको बताया था कि अगर मान के चलिए एक स्टेट्स बनने के लिए, यानी एक स्टेट बनने के लिए चार चीजों की बेसिकली जरूरत पड़ती है। हमने बताया था कि अगर मान के चलिए कोई भी जगह है तो एक हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड का तो अचार डालेंगे नहीं, तो लैंड के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। लैंड के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। अब लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो आपस में मरकट के मरने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। तो कहा के रूप को लॉ एंड ऑर्डर कायम भी रखेंगे और एक गवर्नमेंट को स्थापित कर दिए। गवर्नमेंट को स्थापित कर दिए। गवर्नमेंट को जब स्थापित कहे कि अच्छा बेटा सरकार तो दे दिया, सरकार के पास पैसे पावर भी तो चाहिए, तब पैसे पावर के लिए आपने क्या किया कि हमने सोवरेनिटी शब्द इजाद किया। मतलब सोवरेनिटी शब्द का मतलब होता है सोवरन, जिसकी अपनी कोई अस्मिता हो। और सोवरेनिटी से हम देखते हैं कि यहाँ पे सोवरेनिटी शब्द का मतलब होता है संप्रभु। तो कहा वैसी भूभाग जिस पर कुछ निश्चित जनसंख्या का वास हो और उस वास को शासित करने के लिए, चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की स्थापना होती है और वह गवर्नमेंट एक संप्रभु शासन करती है, यानी सोवरन होकर के डिसीजन मेकिंग करती है। तो उसी तरह की सरकार हमारी आज सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हम भारत में देख सकते हैं। भारत में जहाँ गवर्नमेंट या विफल भी हुए हैं, उनकी सॉवरेनिटी विफल भी हुई है। जैसे हम पाकिस्तान का देख सकते हैं, सरकार है लेकिन वहाँ की जो जनता है वह आवाम जो है सरकार के खिलाफ है, रोड पे प्रदर्शन कर रही है। हमने भी उसी तरह से और सारे श्रीलंका वगैरह में भी देखा कि राष्ट्रपति भवन में सब हनीमून मना रहे थे, वहाँ की पब्लिक जाकर के स्विमिंग पूल में खूब छपाक छपाक कर रहे थे, आप ही लोग की तरह कभी कभी जब स्कूल छोड़ के भागते होंगे तो उसी तरह से यह काम करती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से देखते हैं कि पूरे देश के लिए एक सरकार यानी संघ सरकार होती है। ठीक है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं। तो यह 2 या 3 यानी 2 और 3 लेवल की काम करती है। जैसे क्या कहा, संघ द्वारा सरकारों का गठन, जो सेंटर होती है वह स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है, मतलब गठन करती है, ठीक है। हर स्तर की अपनी न्यायपालिका होती है। तो यह मान लीजिए कि यह जो संघ है, मतलब केंद्र है, सेंटर है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया, गठन किया। उसके बाद हर स्तर की अपनी न्यायपालिका होती है। मतलब अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है। यह क्या है, हर स्तर की अपनी एक न्यायपालिका है। तो यह स्वतंत्र होती है, यह एक स्वतंत्र होकर के कार्य करती है। अब देखिएगा, परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक सरकार की सहमति आवश्यक है। कोई क्षेत्र में, भारत के कोई क्षेत्र में, भारत में कुछ मिलाना हो दूसरे देश को, जैसे पाकिस्तान को हम मिला लेंगे बहुत जल्दी, तो उस एवज में क्या होगा कि सब लोगों की सहमति जरूरी होती है। वित्तीय स्वायत्तता होती है, राज्य अपने स्तर पर काम करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, कभी दारू खोल दिए, कभी दारू बंद कर दिए, कभी कुछ कर दिए, तो उनकी अपनी वित्त आती है, उसकी अलग होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि राज्य सरकार पेट्रोल पे अलग कर लगाती है, टैक्स अलग लगाती है हर राज्य सरकार का। जैसे मान के चलिए 100 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपये का पेट्रोल अगर लीटर बिक रहा है तो 35 रुपया और 30 रुपया, 32 रुपया मान के चलिए। केंद्र सरकार 32 रुपया ले रही है, राज्य सरकार 35 रुपया ले रहा है। और 3.5 जो है यह पेट्रोल पंप का मालिक लेता है। और उसके बाद मान के चलिए फिर उसके बाद जो रिफाइनरीज है वो पैसा कमाती है, वो भी 10 रुपया कमाती होगी पर लीटर। तो इस तरह से करके यह संरचना चलती है। तो सबकी अपनी अपनी होती है। आगे देखिएगा, दोहरा उद्देश्य ड्यूअल पर्पस होता है दोनों का। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका की हमने बात कही, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है। और हमने बताया था कि आर्टिकल 124 को लेकर के आर्टिकल 147 तक स्वतंत्र न्यायपालिका की भारत में बात की गई है इन इंडिया। देखिएगा, यह तो केंद्र सरकार हो गई। इसके बाद राज्य सरकार अलग अलग, राज्य सरकार क्या करती है, अलग अलग सरकार, राज्य जैसे गवर्नमेंट, आप देखते हैं कि हर राज्य के लिए मुख्यमंत्री का गठन किया गया है, चीफ मिनिस्टर का गठन किया गया है। चीफ मिनिस्टर के लिए जिस तरह से भारत में एक तरफ से राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का पद रखा गया है, उसी तरह से राज्यों में गवर्नर का पोस्ट रखा गया है। गवर्नर उनको शपथ दिलाते हैं, उनको पद धारण करवाते हैं, उनके मंत्रियों को करवाते हैं, उन्हीं के सलाह पे वह फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे वो काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत एक संघ है। तो भारत संघ होने के नाते आगे बहुत कुछ है, तो इसको बाद में देखेंगे। इस पोर्शन से आपको समझ में आ गया कि फेडरल क्या होती है और फेडरल के कार्य क्या है। एक तरफ संघ और एक तरफ राज्य, और सब मिलकर के अपने काम का निर्वहन करते हैं। और आगे बढ़िएगा तो फिर स्थानीय सरकार के बारे में भी देखेंगे। तो 2 या 3 स्तर की गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कहता है कि अध्याय के मुख्य बिंदु संघ का अर्थ, भारतीय संघ की विशेषता, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण, और कहता है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान व्यवस्था में तनाव केंद्र राज्य संबंधित, इसके ऊपर वह दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है संघ का अर्थ क्या होता है। तो संघ का अर्थ अगर हम सही मायने में देखें तो संघ का अर्थ होता है संगठित होना, यूनाइट होता। अगर हम यूनाइट होते हैं तो वही हमारा संघ होता है, ठीक है। देखिए फिर भी क्या कहता है, संघ से आज से संगठित रहने के विचार से है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक समूह एक साथ संगठित रहने को ही संघवाद कहते हैं। और संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका में हुई। मतलब जो फेडरलिज्म शब्द है, देखिए अब थोड़ा अमेरिका का हमने डिस्कस पहले किया है,
लेकिन अमेरिका को देखना इसलिए जरूरी है, हमने यूनाइटेड का मतलब बताया था, यहाँ पे संघ बताया था, और इसकी कल्पना जो थी 1776 में ही हो गई थी। हम 1947 में आजाद होते हैं और यह 1776 में अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, हनीमून पे पार्टी मना रहा था, मतलब बोस्टन टी पार्टी जगह पे अपनी खूब एकदम आओ हवा से पार्टी मना रहा था। पार्टी मनाते 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 1783 तक इन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया यूनाइटेड स्टेट, हमने देखा यूनाइटेड यूएसए, वाह यूनाइटेड स्टेट्स। आप मरते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, इंडिया आपको खलता है कभी कभी। हमारे भारत के लगभग आईआईटी जो होते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो आईआईटी वाले हैं उनको अमेरिका हाईली पैकेज पर उसको उठा लेती है। जैसे करोड़ों करोड़ देती है, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए देती है, वो चले जाते हैं। जाए भी क्यों ना, मेहनत से पढ़े तो जाना तो पड़ता है। लेकिन फिर भी आगे देखिए क्या कहता है। तो यह हमारी स्तरीय सरकार के बारे में। फिर हमने उसी चीज को देखा कि क्या, जिसमें आगे कहा था कि जो यह व्यवस्था थी हमने इसमें देखा, और संघीय राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका में हुई। तो जो अमेरिका है वहाँ पे 1776 से लेकर के और 1783 तक, 1776 टू 1783 तक यह संविधान बना। तो संविधान बनने के बाद यह व्यवस्था वहाँ पे शामिल कर ली गई, ठीक है। और 50 देशों के समूह को मिला के अमेरिका का निर्माण हुआ। 50 कंट्रीज को इंक्लूड करके उसमें अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। फिर कहा कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था समाहित होती है, और इसमें एक केंद्रीय स्तर की और दूसरी प्रांतीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। और कहता है प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में स्वायत्त होती है, जो अभी बताया है, और केंद्रीय या संघीय जो भी सरकार का कार्यक्षेत्र पूरा देश होता है और उसके महत्व के विषय में होते हैं, बात जो भी है महत्व जो उसका होता है, और संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार की कानून बनाने की, और राज्य सूची के स्तर पर वह जो कानून बनाने की सरकार राज्य स्तर की होती है। और अगर मान के चलिए दोनों में अगर विवाद की स्थिति आती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाता है और राज्य सरकार के कानून को एबॉलिश कर दिया जाता है। कहने का मतलब है अगर दोनों का लॉ बन रहा है स्टेट एंड सेंटर, अगर स्टेट स्तर की उनकी लॉ है तो स्टेट स्तर में लागू होगी, ना कि पूरे केंद्र में होगी। लेकिन केंद्र की अगर कोई लॉ बनती है तो वह पूरे देश में लागू होगी और मानना पड़ेगा। जैसे राज्य सरकार कार्य को सही तरीके से नहीं चला पा रही है, इसके कारण से आप देखते हैं कि कभी कभी राष्ट्रपति शासन भी लगाई जाती है। आगे बढ़िएगा फिर देखिए क्या कहा। अब भारत में संघवाद कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। नोट, भारत को संविधान का जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को एक संघ कहा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम राज्य और केंद्र को मिला करके चलाने का काम करते हैं, इसलिए। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक नेता यह चाहते थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों या विषयों को केंद्रीय व प्रांतीय स्तरों में बांटना जरूरी हो जाएगा, और भारतीय समाज में क्षेत्रीय व भाषाई विविधता है, और अतः प्रत्येक क्षेत्र के लोग स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए। तो आज भी आप देखते हैं, आप भी चाहे तो प्रधानमंत्री के लिए लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हारना जीतना तो जनमत के हाथ में है कि आपको क्या करेगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद भारतीय संघवाद के अनुसार भारत में एक संघीय केंद्रीय सरकार या 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अपने आप में अपने विषयों पर कार्य करती है। और भारतीय संविधान अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान में सभी की शक्तियों को स्पष्ट बंटवारा दिया हुआ है, मतलब उनके शक्ति जो पावर्स है, पावर शेयरिंग से उनको सबको अलग अलग
किस तरह से वह कानून बना सकते हैं और किस विषय पर वह बात कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, आगे देखना। उसी तरह से हम देखते हैं यह 3 लेवल गवर्नमेंट जो होती है और संघ सूची होती है। 3 लेवल की गवर्नमेंट जो होती है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यह 3 होती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है उसके पास कुछ 3 स्तरीय सरकार के पास, जिसमें केंद्र सरकार के पास कुछ विषय होते हैं जो संघ सूची हम लोग कहते हैं, उसमें 97 विषय पर वह कानून बना सकती है। 97 सब्जेक्ट पर वह कानून बना सकती है। और अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो 66 पर वह कानून बना सकती है। और स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो 97 सॉरी स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो स्थानीय सरकार, अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं जैसे, तो यहाँ पे देखिएगा यह सरकार, यह स्थानीय सरकार के 3 लेवल हो गए। लेकिन अगर लेवल के बाद अगर हम बात करेंगे तो 3 सूची होती है। 3 सूची क्या होती है कि इनके पास, स्थानीय सरकार के पास कोई कानून बनाने के ऐसे कोई रूल नहीं होते हैं। 3 सूची होती है। एक होती है जिस पर हम सेंट्रल लिस्ट होते हैं, जो सेंट्रल लिस्ट में केंद्र सरकार को 97 सब्जेक्ट पर वहां पे लॉ बनाने का अधिकार, राज्य सरकार को 66 पर लॉ बनाने का अधिकार है, और दोनों को मिलकर के 47, जैसे स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर के 47 सब्जेक्ट पर यह लॉ बना सकते हैं। ठीक है, 3 स्तरीय सरकार। अब बात करते हैं, देखिएगा अगर 3 लेवल गवर्नमेंट की बात करते हैं हम, तो जो केंद्र कानून होता है, जो केंद्र कानून बनाता है, उसके अंदर में रक्षा ऊर्जा का क्षेत्र जो होता है वह केंद्र के अधीन होता है, केंद्र के अंतर्गत होता है। उसके बाद राज्य कानून क्या होता है, पुलिस और भूमि उसके अधीन होता है, मतलब पुलिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। लेकिन आप पूछिएगा कि दिल्ली में पुलिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल क्यों कहते हैं कि पुलिस हमको इस तरह से किया, पुलिस हमको उस तरह से किया, पुलिस हमको इस तरह से किया, उस तरह से किया, क्यों कहते हैं? देखिएगा, और दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा पर। ठीक है, इसीलिए तो आर्टिकल 21 का कहता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अच्छा जी, देखिएगा जरा, दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा पर। इतना तो दिल्ली में क्यों कहते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन में पुलिस है? कारण है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है। दिल्ली को ज्यादा स्वायत्तता देंगे तो केजरीवाल खूब नाचने लगेंगे, वो कहेंगे कि मोदी सर, अब मोदी दिल्ली में नहीं आएगा, मोदी दिल्ली में, उस समय सुप्रीम कोर्ट सोए जाएंगे मोदी जी। जैसे आप देखे थे कि अमित शाह को घुसने नहीं दिया था, कहाँ, बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, अमित शाह को घुसने दे, वो घुसे वो अलग चीज है, लेकिन उसी तरह से सीबीआई को नहीं घुसने दे रहा था। तो बहुत तरह की बातें हो जाती है। तो दिल्ली क्या है, भारत का दिल है जो धड़कते रहता है 24/7। धड़कन को स्टेट सरकार रोक न दे, इसलिए क्या होता है कि दिल्ली को कहते हैं, कोई अभी बहुत सारे दिल्ली में देखा हमने कि बहुत सारे नेता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिखाएंगे। दादा कौन से दिलाएंगे, कहाँ से दिलाएंगे? राज्य बनने के लिए अब उसके लिए हमको लगता है कि सेंट्रल को फिर पश्चिम बंगाल ले जाना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए ये सब बातें होती है। चलिए आगे देखते हैं ना। तो भारतीय संघ की विशेषता क्या होती है? तो संघ की विशेषता अपनी रिटन में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, लिखित संविधान होती है, फिर संघ की सर्वोच्चता होती है, जिसमें हमने देखा कि केंद्र ज्यादा सर्वोपरि है और पावर भी उनके पास अधिक है। फिर उसके बाद देखा कि भारत में 3 स्तर की सरकार है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। फिर कहा शक्तियों का विभाजन हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें हमने कहा कि सेंट्रल लिस्ट कहा, स्टेट लिस्ट कहा और कंकरेंट लिस्ट कहा, इतना हमने कहा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बात कही और लिखित संविधान की बात कही। यह सारी बात हमने बताया कि किस तरह से यह संघ वाली में, यानी संघात्मक व्यवस्था में यह समाहित होती है। ठीक है, देखिएगा शक्ति विभाजन क्या होता है। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों का वर्णन किया गया है, और पहली केंद्रीय सरकार जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश होता है, और दूसरा राज्य सरकार जिसका कार्यक्षेत्र एक राज्य होता है।
और जिसका कार्य क्षेत्र केवल राज्य तक सीमित होता है, और दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इसके कार्यकाल क्षेत्र स्पष्ट वर्णन किया गया है, और दोनों के कार्य का अपना अपना एक स्पष्ट वर्णन किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण देखिएगा इसमें क्या कहता है। संविधान सर्वोच्च है और कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, और सभी संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करेंगे। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह नहीं होने देगी। अगर सरकार तानाशाह होगी तो उस पर वह रोक लगा सकती है। कोई जैसे कृषि कानून था, सुप्रीम कोर्ट का हटाइए इसको, मत रखिए, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं, जिससे अगर जनता को हानि होती है तो उस कानून को रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद कहा कि नहीं चलो हम इसको 1 साल के लिए हटाते हैं। पहले बोले 1 साल के लिए हटाते हैं, फिर उसके बाद बहुत दिन के लिए हट ही गया। परिवर्तन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होने चाहिए। लेकिन यह जो मुद्दा था, एक तरह से देखिए क्या होता है इस मुद्दे में। जो कृषि कानून था, एमपी में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने चावल उत्पादन करवा लिया। अभी तो मान लो कि तो चावल उत्पादन करवा लिया और मनचाहा पैसा दे दिया, और दूसरी बार फिर चावल उत्पादन हुआ, उसका चावल खरीद भी नहीं किया, धान खरीद भी नहीं किया, तो कंपनी की मनमानी हो जाएगी। कुछ गिने चुने लोग, आज जैसे अडानी अंबानी बैठे हुए हैं, उन्हीं तरह कुछ गिने चुने लोग ही इस पर अपना कर पाएंगे, बाकी लोग पिछड़ जाएंगे। आज क्या है, मंडी है, हमारा मन मानेगा तो हम इलाहाबाद में बेचे या बनारस में बेचे, हमारा मन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय बाध्यता हो जाएगी कि अब मान के चलिए कोई कंपनी आपको प्रमोट की, जिस तरह से सरकार आपको लोन दे रही है, ऋण दे रही है, तो आज सरकार आपको लोन दे रही है कि चल भाई तू खेती कर, तो सरकार लोन दे रही है, तो लोग लेकर बैठ भी जा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, घर उठा के ले जाएगी? नहीं ले जाएगी, मरता का ना करता, उसका फसल डूब गया, सरकार पैसे भी माफ कर देती है। लेकिन कल अगर कोई कंपनी आपको लोन देगी, कंपनी लोन देगी, तब ई बैंक नहीं देगी। हाँ, तो कंपनी जब लोन देगी तो कंपनी अपने हिसाब से आपकी वस्तु को खरीदेगी। सरकार अपने हिसाब से आपकी वस्तु को नहीं खरीद सकती है, लेकिन कंपनी अपने हिसाब से आपकी वस्तु को खरीदेगी कि हम धान 10 रुपये कर देंगे, गेहूं 8 रुपये कर देंगे, मक्का 5 रुपये कर देंगे। अब खरीदेंगे तो उसका हिसाब होगा, आपको बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ऋणधारक हैं, इसलिए आप लोन लिए, इसलिए आपको बेचना पड़ेगा। उसमें जो मनमानी होगी वो किसकी होगी? कंपनियों की होगी, एमएनसीज वगैरह की होगी। इसीलिए जनता का आक्रोश भी सही था, उसकी कुछ खामियां हैं। आप लिख दीजिए कि अगर मान के चलिए कोई कंपनी नहीं खरीदती है, अगर कोई कंपनी नहीं खरीदती है तो हम इसको इसी मूल्य पर, जो हमारा एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसी मूल्य पर हम वस्तु को उगाही करेंगे, उठाएंगे। तो आप सरकार लिख करके भी देने के लिए तैयार नहीं, आप लिख करके दीजिए कि कंपनी का अगर मान लीजिए बोलबाला हुआ, कंपनी का वर्चस्व बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि हमको इग्नोर करेगा। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वस्तु को जहां चाहेंगे वहां बेच सकते हैं। तो ऐसा कुछ सरकार करने के लिए तैयार नहीं, तो जनता का भी आक्रोश गलत नहीं था। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद फिर अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण हमने देख लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो 3 स्तर की सरकार होती है, जिसमें हमने देख लिया कि केंद्र स्तर की होती है, राज्य स्तर की होती है, लोकल गवर्नमेंट जो मुखिया उखिया जो गाँव में बनते हैं वो उस स्तर की होती है, और संविधान संशोधन, यानी आप देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने की भी अपनी एक क्षमता होती है और संविधान में संशोधन भी की जाती है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहता है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण होते हैं। एकात्मक लक्षण कैसे हो जाते हैं देखिएगा, इसमें कहता है एकीकृत न्यायपालिका है, आपातकाल के समय केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है, राज्य की शक्ति खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिएगा संविधान संशोधन में संघीय सरकार का अधिक महत्व है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे लोक सेवा आयोग वगैरह गठन किया गया है। उसके बाद फिर देखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। शक्ति विभाजन के केंद्र सरकार की तरह अधिक शक्तिशाली का झुकाव है, और एक हरी नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजन भारत में होता है, इसीलिए संघ ज्यादा प्रभावी होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, आगे देखिएगा एक हरी नागरिकता है, और संघ और राज्य के बीच एक ही संविधान है, ना कि अलग है। अपवाद में जम्मू कश्मीर था, संविधान जम्मू कश्मीर का अलग था, उसको उस संविधान को खत्म कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिएगा इसमें कहता है कि भारत एक विशाल एवं विविधताओं से भरा हुआ देश है,
और संविधान निर्माताओं को यह आशा थी कि इतने विशाल देश को सशक्त केंद्रीय सरकार द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। और देश में आजादी के समय 500 से अधिक देशी यानी 565 राजे रजवाड़ा हुए करते थे, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिएगा। और राज्यों का तनाव संघर्ष उत्पन्न होता है इसके कारण। फिर कहा केंद्र राज्य संबंध, कहता है राज्य समय समय पर केंद्र सरकार, देखिएगा, राज्य समय समय पर केंद्र सरकार और अधिक अधिकारियों व स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं, जो निम्न रूपों में, जैसे वित्तीय स्वायत्तता के लिए कि उसको वित्त ज्यादा मुहैया करवाया जाए। उसके बाद कहता है प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए कि राज्य सरकार दैनिक प्रशासन के मामले में और अधिक स्वायत्तता चाहता है, राज्य केंद्र सरकार से और अधिक वह शक्तियां चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे, काफी राज्य हिंदी भाषी का विरोध करते हैं, जैसे तमिलनाडु केरल चले जाइएगा ना तो हिंदी वाले को देख नहीं मानते हैं, मजबूरी है, लेकिन भारत का ही पार्ट है, देखना तो पड़ेगा, जाएंगे कहाँ आगे। उसके बाद सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे, काफी राज्य हिंदी भाषा का विरोध करते हैं तथा उनके राज्य में प्रचलित भाषा को ही प्रोत्साहन मिलता है यानी देते हैं। उसके बाद राज्यपाल की भूमिका क्या होती है और तथा राष्ट्रपति शासन क्या होता है, देखिएगा। राष्ट्रपति शासन 3 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाए जाते हैं, एक आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ठीक है, भारत में 52 एक बार लगाए गए हैं आंतरिक और उसके बाद 56 तो लगता है कि अनगिनत लगाए गए होंगे, एक राज्य में 10-10 बार लगाए गए हैं, लेकिन 360 अभी तक वित्तीय आपात भारत में सौभाग्य है कि अभी तक यह आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, 352 इंदिरा गांधी जी के समय में लगाया गया था, जो 21 महीने का राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। यही एक रहा जो काला दिवस लोकतंत्र का ब्लैक डे माना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन, कहता है राष्ट्रपति राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है और जो राज्यों के दैनिक कार्यों में कई बार आवश्यक हस्तक्षेप करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ना। उसके बाद कहता है केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव डालकर राज्यों में अनुच्छेद 356 के माध्यम से अनुचित राष्ट्रपति शासन यानी अनुचित राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आगे देखिएगा, कहता है नए राज्यों की मांग, भारतीय संघीय व्यवस्था में समय समय पर नवीन राज्यों की मांग उठती रहती है और जिसे राजनीतिक कारणों से संघ व राज्यों में तनाव बढ़ता है। ठीक है, आगे फिर कहता है अंतर्राज्यीय विवाद क्या होता है, तो कहता है संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में विवाद होता रहता है और जैसे बेलगांव को लेकर के कर्नाटक व महाराष्ट्र की सीमा में विवाद है और बहुत जगह आप देखते हैं कि नदी वगैरह से भी विवाद होते रहते हैं, कि नदी के जल डिस्ट्रीब्यूट से भी विवाद होते रहते हैं। आगे देखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों में नदियों के पानी के वही बंटवारे को लेकर के, जैसे कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी नदी जल विवाद आज भी बहुत फेमस है। फिर देखिएगा विशिष्ट प्रावधान क्या किए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 371 से 71 झ तक, झ ख ख ग घ अंग च छ ज झ, तो यह 371 झ तक क्या कहता है, तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कहता है संविधान के अनुच्छेद 371 से 71 झ तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशेष दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जिसके कारण से इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यह कक्षा आपकी समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग निरंतरता को बनाए रखें और पेपर का अच्छे से तैयारी करें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।